यह कहानी कैलर और उसके परिवार से शुरू होती है। उसके परिवार में उसकी पत्नी ग्रेस, बेटा राल्फ और एक बेटी एना होती है। आज थैंक्सगिविंग का दिन होता है और कैलर अपने परिवार के साथ सेलिब्रेशन के लिए अपने पड़ोसी फ्रैंकलिन के घर जाता है। फ्रैंकलिन के परिवार में उसकी पत्नी नैन्सी, बड़ी बेटी एलिजा और छोटी बेटी जॉय होती है। घर पहुंचते ही नैन्सी और ग्रेस खाने की तैयारियों में लग जाती हैं, जबकि सभी बच्चे बाहर खेलने निकल जाते हैं। घर के बाहर एक आरवी वैन खड़ी होती है। एना और जॉय उत्सुक होकर उस वैन पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन राल्फ उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। उसी समय राल्फ को वैन के अंदर से किसी के हिलने डुलने या आवाज आने का एहसास होता है, लेकिन वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और सभी बच्चे वापस घर लौट आते हैं। कैमरा यह दिखाता है कि वैन के अंदर से कोई उन्हें देख रहा था। इसके बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद फ्रैंकलिन ट्रम्पेट बजाता है और एना व जॉय मिलकर एक गाना गाती हैं। फिर दोनों बच्चियां अपने माता पिता से अनुमति लेकर कैलर के घर खेलने चली जाती हैं। सेलिब्रेशन में समय का पता ही नहीं चलता और काफी देर बाद सबको एहसास होता है कि एना और जॉय अभी तक वापस नहीं आई हैं। कैलर उन्हें देखने अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ दोनों बच्चियां नहीं मिलती। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी राल्फ कैलर और फ्रैंकलिन को उस आरवी वैन के बारे में बताता है जो पहले उनके घर के बाहर खड़ी थी। यह सुनते ही सभी लोग दौड़कर बाहर जाते हैं, लेकिन वैन वहाँ से गायब होती है। इसी से उन्हें शक हो जाता है कि शायद उसी वैन में मौजूद आदमी ने एना और जॉय को अगवा किया है। कैलर तुरंत पुलिस को फोन करता है और वैन से जुड़ी सारी जानकारी दे देता है। अगले दृश्य में डिटेक्टिव लॉकी को दिखाया जाता है, जिसे इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है। लॉकी उसी रात उस वैन को ढूंढ निकालता है। जब पुलिस वैन तक पहुंचती है तो ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो बैठता है और वैन एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि ड्राइवर का नाम एलेक्स है। डिटेक्टिव लॉकी उसे एना और जॉय की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि उसने इन बच्चियों को पहले कभी नहीं देखा। जब लॉकी उससे पूछता है कि उसने कैलर के घर के बाहर अपनी वैन क्यों खड़ी की थी, तो एलेक्स जवाब देता है कि वह तो बस वैन में सो रहा था। इसके बाद लॉकी एलेक्स के घर जाता है, जहां उसकी आंटी होली जोन्स अकेली रहती है। होली बताती है कि जब एलेक्स सिर्फ 6 साल का था, तब एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद होली और उसके पति ने उसे गोद ले लिया, लेकिन 5 साल पहले किसी बात को लेकर होली और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया और उसका पति घर छोड़कर चला गया। होली आगे बताती है कि एलेक्स का मानसिक विकास सामान्य नहीं है। उसका आईक्यू लगभग 10 साल के बच्चे के बराबर है, यानी उसकी उम्र बढ़ने के साथ उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाया। इसी वजह से उसमें सोचने और समझने की क्षमता भी एक छोटे बच्चे जैसी ही है। इसके बाद एलेक्स की वैन की पूरी तरह से तलाशी ली जाती है, लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता। अगले दिन डिटेक्टिव लॉकी कैलर से मिलने उसके घर पहुंचता है और उसे बताता है कि एलेक्स के खिलाफ अभी तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। यह सुनकर कैलर गुस्से में आ जाता है और एलेक्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग करता है। लॉकी उसे समझाता है कि एलेक्स की मानसिक हालत एक 10 साल के बच्चे जैसी है। उसे सवाल ठीक से समझ ही नहीं आते, इसलिए उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना संभव नहीं है। इस पर कैलर तर्क देता है कि अगर एलेक्स का दिमाग सच में एक बच्चे जैसा है, तो फिर वह गाड़ी कैसे चला लेता है और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश क्यों करता है। इन सवालों का लॉकी के पास कोई साफ जवाब नहीं होता और इसी बात पर दोनों के बीच हल्की बहस हो जाती है। लॉकी वहां से जाने लगता है तो कैलर उससे कहता है कि जब तक उसकी बेटी नहीं मिल जाती, तब तक एलेक्स को कस्टडी में ही रखा जाए। लेकिन लॉकी साफ कह देता है कि बिना सबूत के वे एलेक्स को 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। यह कहकर लॉकी वहां से चला जाता है। इसके बाद लॉकी अपनी जांच को और तेज करता है। वह 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी सेक्स ऑफेंडर्स से पूछताछ करता है, ताकि बच्चियों के गायब होने से जुड़ा कोई सुराग मिल सके। इसी जांच के दौरान उसे एक पादरी के बारे में जानकारी मिलती है। लॉकी उस पादरी के घर पहुंचता है, जहां वह उसे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिलता है। घर के अंदर तलाशी लेने पर लॉकी को एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है, जिसे फ्रिज के पीछे छुपाया गया था। जब वह दरवाजा खोलकर नीचे जाता है तो वहां उसे एक सड़ी गली लाश मिलती है। बाद में होश में आने पर लॉकी पादरी से उस लाश के बारे में पूछताछ करता है। पादरी बताता है कि वह उस आदमी का नाम नहीं जानता, लेकिन करीब 6 महीने पहले वह आदमी उसके पास कन्फेशन के लिए आया था। उसने कबूल किया था कि वह 16 बच्चों का अपहरण कर चुका है और उन्हें मार चुका है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। यह सुनकर पादरी ने उसे किसी तरह बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और फिर उसे मार डाला, ताकि वह आगे किसी और बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। पादरी यह भी बताता है कि वह आदमी पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार था और उसे लगता था कि बच्चों को मारकर वह भगवान से बदला ले रहा है। अगले दिन एलेक्स को रिहा कर दिया जाता है। यह खबर सुनते ही कैलर का गुस्सा
गुस्सा फूट पड़ता है और वह पुलिस स्टेशन के बाहर ही एलेक्स पर हमला कर देता है। इसी दौरान एलेक्स धीरे से कैलर से कहता है कि जब तक वह उनके साथ था बच्चियां एक बार भी नहीं रोई थीं। यह सुनते ही कैलर का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एलेक्स को एना और जॉय के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता है। पुलिस कैलर को वहां से हटा देती है। बाद में कैलर यह बात लॉकी को बताता है, लेकिन लॉकी को लगता है कि कैलर सिर्फ एलेक्स को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है, इसलिए वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। अब कैलर को यह एहसास हो जाता है कि पुलिस से उसे कोई खास मदद नहीं मिलने वाली। वह तय कर लेता है कि उसे अपनी बेटी को खुद ही ढूंढना होगा। इसके बाद वह एलेक्स के घर के बाहर नजर रखने लगता है। एक रात जब एलेक्स अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर निकलता है तो कैलर उसका पीछा करता है। उस वक्त एलेक्स वही गाना गुनगुना रहा होता है जो एना और जॉय ने थैंक्सगिविंग पार्टी में गाया था। यह सुनकर कैलर का शक पूरी तरह पक्का हो जाता है। कैलर एलेक्स का अपहरण कर लेता है और उसे अपने पुराने घर में ले जाता है। कुछ देर बाद वह फ्रैंकलिन को भी वहां बुला लेता है। एलेक्स को देखते ही फ्रैंकलिन घबरा जाता है और कैलर से कहता है कि यह सब गलत है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कैलर का कहना होता है कि उसे पूरा भरोसा है कि एलेक्स ने ही उनकी बेटियों को अगवा किया है। अगर एलेक्स आजाद रहा तो उनकी बेटियों की जान खतरे में पड़ सकती है। फ्रैंकलिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब पुलिस को बताया जाना चाहिए, लेकिन कैलर का पुलिस से भरोसा उठ चुका होता है। कैलर को लगता है कि एलेक्स फिर से पुलिस के सामने मानसिक रूप से कमजोर होने का नाटक करेगा और पुलिस उसे छोड़ देगी। इसी डर और गुस्से में वह खुद ही एलेक्स को टॉर्चर करने लगता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन इतनी मारपीट सहने के बाद भी एलेक्स कुछ नहीं बताता और चुप ही रहता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लॉकी भी इस केस में पूरी मेहनत से जुटा हुआ होता है। वह पुलिस रिकॉर्ड खंगालकर उन सभी बच्चों की जानकारी निकालता है जो पहले इस इलाके से लापता हुए थे। इसी सिलसिले में वह मिसेज मिलैंड के घर जाता है जिनका बेटा भी सालों पहले गायब हो चुका था। मिसेजेस मिलैंड लॉकी को बताती हैं कि उनका बेटा आज से लगभग 26 साल पहले किडनैप हुआ था और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह यह भी याद करती हैं कि जिस दिन उनका बेटा लापता हुआ था उस दिन उनके घर के बाहर एक सफेद रंग की आरवी वैन खड़ी थी। यह सुनकर लॉकी बेचैन हो जाता है क्योंकि कैलर के घर के बाहर भी उसी दिन एक व्हाइट आरवी वैन देखी गई थी। अब बच्चियों के गायब हुए 4 दिन बीत चुके होते हैं। पूरे इलाके में डर और बेचैनी का माहौल होता है। लोग उनके लिए कैंडल मार्च निकालते हैं जिसमें डिटेक्टिव लॉकी भी शामिल होता है। इसी भीड़ में डेविड नाम का एक आदमी भी नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लॉकी पर पड़ती है वह वहां से भागने लगता है। लॉकी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन डेविड हाथ नहीं आता। अगले दिन लॉकी डेविड का स्केच तैयार कराकर सभी न्यूज चैनलों को दे देता है। टीवी पर स्केच देखने के बाद एक लड़की लॉकी को फोन करती है। वह एक कपड़ों की दुकान में काम करती होती है। लड़की बताती है कि डेविड हर वीकेंड उनके स्टोर में बच्चों के कपड़े खरीदने आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह हर बार अलग अलग साइज के कपड़े लेता है। लॉकी उससे डेविड का पता पूछता है, लेकिन लड़की बताती है कि डेविड हमेशा कैश में पेमेंट करता है, इसलिए उनके पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। लॉकी उससे कहता है कि अगर डेविड दोबारा दुकान पर आए तो तुरंत उसे फोन करे। उसी रात डेविड चुपके से कैलर के घर में घुस जाता है। तभी ग्रेस की नींद खुल जाती है और वह उसे देख लेती है। वह तुरंत राल्फ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही डेविड खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। इसके बाद ग्रेस डिटेक्टिव लॉकी को फोन करती है। लॉकी तुरंत उनके घर पहुंचता है जहां ग्रेस उसे सारी घटना बताती है। बातों बातों में लॉकी को पता चलता है कि बेटी के गायब होने के बाद से कैलर हर रात घर से बाहर रहता है। ग्रेस यह सब इसलिए बता रही होती है क्योंकि कैलर ने उससे कहा था कि वह पूरी रात पुलिस के साथ रहकर एना को ढूंढने में मदद कर रहा है, लेकिन लॉकी जानता है कि कैलर उनके साथ नहीं होता। यहीं से लॉकी को कैलर पर शक होने लगता है कि कहीं उसने ही एलेक्स को किडनैप तो नहीं कर रखा। अगले दिन लॉकी कैलर का पीछा करता है, लेकिन कैलर उसे पीछे आते हुए देख लेता है। शक से बचने के लिए वह एलेक्स के पास जाने की बजाय एक वाइन शॉप में चला जाता है। दूसरी रात कैलर एलेक्स को यातना देने का एक नया तरीका अपनाता है। वह एलेक्स को एक बेहद छोटे से केबिन में बंद कर देता है जहां न तो ठीक से बैठने की जगह होती है और न ही रोशनी आती है। कभी वह उस केबिन में बहुत गर्म पानी डालता है तो कभी बेहद ठंडा। इतनी तकलीफ सहने के बाद भी एलेक्स कुछ साफ नहीं बताता। वह बस यही कहता रहता है कि वह एलेक्स नहीं है। उसने एलेक्स का बहुत इंतजार किया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। वह तो बस उसके साथ खेलना चाहता था। कैलर को उसकी बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आता। इधर लॉकी भी कैलर का पीछा करते करते उसी जगह तक पहुंच जाता है। मौका देखकर वह एक खिड़की से कूदकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है।
लेकिन कैलर लॉकी को घर के अंदर आते हुए देख लेता है। वह तुरंत एलेक्स को केबिन में बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज बाहर तक न पहुंच सके। इसके बाद कैलर सोने का नाटक करता है और लॉकी से कहता है कि बेटी के किडनैप होने के बाद से वह यहीं आकर सोता है क्योंकि वह अपनी पत्नी का सामना नहीं कर पाता। लॉकी घर की अच्छी तरह तलाशी लेता है, लेकिन कैलर ने सब कुछ इतनी सफाई से छुपाया होता है कि उसे एलेक्स से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी लॉकी के पास उसी स्टोर में काम करने वाली लड़की का फोन आता है। वह बताती है कि डेविड अभी अभी स्टोर पर आया था, लेकिन जैसे ही उसने लॉकी को कॉल किया, डेविड वहां से भाग गया। हालांकि इस बार वह उसकी कार का नंबर नोट करने में कामयाब हो गई थी। कार नंबर के जरिए लॉकी डेविड का पता निकाल लेता है और उसके घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। घर की तलाशी में उसे कई सूटकेस मिलते हैं। इनमें से कुछ में जहरीले सांप होते हैं तो कुछ में छोटे बच्चों के खून से स्ने कपड़े भरे होते हैं। एक सूटकेस से लॉकी को एक डायरी भी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि अगर तुमने सारे रास्ते समझ लिए तभी तुम घर लौट पाओगे। डायरी के अंदर कई भूल भुलैया बनी होती हैं। लॉकी को फिलहाल इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता और वह डेविड को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इसके बाद फ्रैंकलिन और कैलर को भी थाने बुलाया जाता है ताकि वे उन कपड़ों की पहचान कर सकें जो डेविड के घर से मिले थे। दोनों ही कपड़ों को तुरंत पहचान लेते हैं। कपड़ों पर खून देखकर फ्रैंकलिन टूट जाता है और उसे लगता है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं रही, लेकिन कैलर को अब भी पूरा यकीन होता है कि एना जिंदा है। वह उम्मीद नहीं छोड़ता और उसकी तलाश जारी रखने का फैसला करता है। उधर पुलिस स्टेशन में लॉकी जब डेविड से पूछताछ करता है तो वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वह बस कागज पर लगातार भूल भुलैया बनाता रहता है। यह देखकर लॉकी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे मारने लगता है। कुछ पुलिसकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी में डेविड एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है, लेकिन किसी पर गोली चलाने के बजाय वह खुद को ही गोली मारकर जान दे देता है। दूसरी ओर कैलर को अब भी यही लगता है कि एलेक्स को एना और जॉय के बारे में जरूर कुछ पता है। वह आखिरी बार उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। इस बार एलेक्स इतना ही कहता है कि वह एक भूल भुलैया में है। कैलर उससे पूछता है कि वह भूल भुलैया कहाँ स्थित है, लेकिन एलेक्स इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसके बाद कैलर इस सुराग को आगे बढ़ाने के लिए एलेक्स की आंटी होली के घर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उधर डेविड की मौत से लॉकी पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि केस से जुड़ी उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार होती नजर आती है। लॉकी अपने ऑफिस में बैठकर उस भूल भुलैया को देख रहा होता है जो डेविड ने मरने से पहले कागज पर बनाई थी। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। यह वही लाश होती है जो पादरी के बेसमेंट में मिली थी। उस लाश के गले में एक लॉकेट लटका होता है जिस पर बिल्कुल वैसी ही भूल भुलैया बनी होती है जैसी डेविड बनाता रहता था। उसी वक्त लॉकी को यह रिपोर्ट मिलती है कि बच्चों के कपड़ों पर जो खून लगा था वह किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का था। इसका मतलब साफ था कि बच्चियां अब भी जिंदा हो सकती हैं। इसके बाद लॉकी दोबारा डेविड के घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि डेविड को भी बचपन में किडनैप किया गया था, लेकिन करीब 3 हफ्तों बाद वह किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गया था। हालांकि किडनैपर ने उसे कुछ ऐसा खिला दिया था जिससे उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई। इसी वजह से डेविड को कभी याद नहीं रहा कि वह असल में कौन है। घर में तलाशी के दौरान लॉकी को एक किताब मिलती है जिसका नाम द इनविजिबल मैन होता है। इस किताब में बच्चों के अपहरण की सच्ची घटनाएं लिखी होती हैं और जगह जगह भूल भुलैया बनी होती हैं। साफ हो जाता है कि यह किताब खुद किडनैपर ने लिखी थी और वही किताब उसने डेविड को भी दी थी। किताब पर लिखा होता है कि जब तक तुम भूल भुलैया को समझ नहीं लोगे तब तक घर नहीं जा पाओगे। यहीं से लॉकी को एहसास होता है कि डेविड दोषी नहीं था। वह खुद इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि किडनैपर पकड़ा जाए और उसे भी अपनी पहचान के बारे में सच्चाई पता चल सके, जिससे वह अपनी असली फैमिली तक वापस पहुंच पाए। उधर फ्रैंकलिन की बेटी जॉय मिल जाती है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया होता है। यह खबर मिलते ही कैलर दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है और जॉय से पूछता है कि उसे कहां रखा गया था और एना इस वक्त कहां है। जॉय बस इतना ही बता पाती है कि जहां उन्हें कैद किया गया था वहां कैलर खुद आया था। उन्होंने उसे आवाज देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया गया था। यह सुनते ही कैलर को समझ आ जाता है कि इस किडनैपिंग के पीछे एलेक्स की एंटी होली जोन्स का ही हाथ है, क्योंकि हाल ही में वह उसके घर गया था। वह बिना वक्त गंवाए सीधे होली जोन्स के घर पहुंचता है और कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी बेटी वहीं कहीं है। तभी होली उसके ऊपर बंदूक तान देती है और उसे अपने हाथों में हथकड़ी लगाने को कहती है। मजबूर होकर कैलर ऐसा कर लेता है। इसके बाद होली उसे एक नशीला पदार्थ पिलाती है और अपने बैकयार्ड में ले जाती है। यहीं पर फिल्म की असली सच्चाई सामने आती है। होली जोन्स का एक बेटा था जो बचपन में किसी वजह से मर गया था। इस हादसे के बाद होली और उसके पति को भगवान से नफरत हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि जैसे भगवान ने उनसे उनका बच्चा छीना, वैसे ही वे दूसरों से उनके बच्चे
छीनेंगे ताकि वे भी भगवान से नफरत करने लगे। इसी सोच के तहत उन्होंने बच्चों को किडनैप करना शुरू किया। हर बच्चे को वे एक भूल भुलैया देते थे। जो बच्चा उस भूल भुलैया को सुलझा लेता था उसे वे कोई नशीली चीज खिला देते थे जिससे उसकी सारी याददाश्त मिट जाती थी और फिर उसे छोड़ देते थे। ऐसे बच्चे पूरी जिंदगी अपनी पहचान की तलाश में भटकते रहते थे, लेकिन जो बच्चा भूल भुलैया हल नहीं कर पाता था उसे वे मार देते थे। होली यह भी बताती है कि एलेक्स उनका असली बेटा नहीं है, उसे भी उन्होंने बचपन में किडनैप किया था। इसके बाद होली कैलर को एक कार में बैठने को कहती है और उसे कार पीछे करने का आदेश देती है। जैसे ही कैलर ऐसा करता है, कार के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आता है। होली उसे उस दरवाजे के अंदर जाने को कहती है। जब कैलर मना करता है तो वह उसके पैर में गोली मार देती है और उसे जबरदस्ती उस गड्ढे में धकेल देती है। फिर वह कार को दोबारा उसी जगह खड़ी कर देती है ताकि किसी को उस गुप्त दरवाजे का पता न चले। दूसरी तरफ लॉकी उस घर में पहुंचता है जहां कैलर ने एलेक्स को कैद करके रखा था। वहां उसे एलेक्स मिल जाता है। इसके बाद लॉकी होली जोन्स के घर जाता है ताकि उसे यह बता सके कि एलेक्स मिल चुका है, लेकिन वहां उसे एक तस्वीर नजर आती है। यह तस्वीर होली जोन्स के पति की होती है, जिसके गले में वही लॉकेट होता है जिस पर वही भूल भुलैया बनी होती है जिसका स्केच डेविड बनाता था। तभी लॉकी को समझ आ जाता है कि पादरी के बेसमेंट में मिली लाश दरअसल होली जोन्स के पति की ही थी और असली किडनैपर कोई और नहीं बल्कि होली जोन्स ही है। लॉकी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। एक कमरे में उसे होली मिल जाती है जो एना को जहर का इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है। लॉकी उसे गन पॉइंट पर लेकर रोक देता है। इसी दौरान होली लॉकी पर गोली चला देती है जो उसके कान को छूते हुए निकल जाती है। जवाब में लॉकी होली को गोली मार देता है और फिर एना को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टरों की मदद से एना की जान बचा ली जाती है। होली जोन्स के घर के आसपास खुदाई करवाई जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कितने बच्चों को किडनैप किया था। रात के वक्त जब लॉकी वहां से जाने लगता है तो उसे बार बार एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज जमीन के नीचे फंसे कैलर की होती है। फिल्म यहीं एक सवाल के साथ खत्म होती है। क्या लॉकी कैलर को ढूंढ पाएगा या वह हमेशा के लिए वहीं दबा रह जाएगा?